फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1051। मैं एक ही समय में दोनों मछलियां पकड़ूंगा। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम देव प्रणाली। मैं एक ही समय में दोनों मछलियां पकड़ूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। 1051। मैं एक ही समय में दोनों मछलियां पकड़ूंगा। ओह, मेरी सास और होने वाली सास दोनों यहाँ हैं। ये काफी आश्चर्य की बात है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक चंचल स्वर सुनाई दिया। एम्ब्रोसिया और लिरियाना दोनों ही अचंभित थीं। हालांकि वे एक दूसरे से बात कर रही थीं और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दे रही थीं, फिर भी किसी का उनके सामने अचानक आ जाना और उन्हें पता भी न चले, ये काफी अजीब बात थी। वे दोनों उस ओर मुड़े जिधर से आवाज आ रही थी और उनकी नज़र एक सुंदर काले बालों वाले, सुनहरी आंखों वाले लड़के पर पड़ी जो उनके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या कहा आपने? लिरियाना ने प्रश्न करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? नक्स ने जवाब दिया। मैं इस विषय में बात नहीं कर रहा था। आपने मुझे भावी सास कहा। मैंने किया। नक्स ने भौहें सिकोड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिरियाना और नक्स कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी लिरियाना बोली, चाहे आप कोई भी हो, अगर आप मेरी बेटी को लुभाना चाहते हैं तो आपको उसका दिल जीतना होगा। मेरी बेटी की शादी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। वह जिसे चाहे चुनने के लिए स्वतंत्र है। लिरियाना ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। ईमानदारी से कहूं तो उसे नक्स के दामाद बनने से कोई ऐतराज नहीं था, कोई मां क्यों न करती। नक्स प्रतिभाशाली था, उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य था और उसका चेहरा आंखों को भाने वाला था। वह एक अच्छा विकल्प था। हालांकि लिरियाना के लिए, चाहे वह आदमी कितना भी सही क्यों न हो, यदि उसकी बेटी उसे पसंद नहीं करती तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। लिरियाना को अपनी बेटी पर इतना भरोसा था कि वह सही निर्णय लेगी। चिंता मत करो, मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। अचानक नक्स ने अपना सिर हिलाया। गलती? लिरियाना ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। यदि आप केवल छोटी मछली के पीछे जाते हैं तो आप भावनात्मक मुद्दों के कारण बड़ी मछली को पकड़ने का मौका खो देते हैं। इसलिए इस बार मैं एक ही समय में दोनों मछलियों को पकड़ूंगा। नक्स ने जवाब दिया, जब वह लिरियाना की क्रिस्टल नीली आंखों में देख रहा था और उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। क्या? लिरियाना को बेशक ये पता नहीं था कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था। क्या सभी प्रतिभाशाली लोगों के दिमाग में कोई न कोई गड़बड़ होती है या कुछ और? वह मन ही मन सोच रही थी। दूसरी ओर एम्ब्रोसिया को नक्स से सामान्य से अलग तरह की अनुभूति हो रही थी। उसे लगा कि उसके कुछ शब्द उसके लिए थे, हालांकि अभी वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि उसका ये दामाद किस बारे में बात कर रहा था। और सच कहूं तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका दिमाग पहले से ही किसी और चीज में व्यस्त था। तुमने सफलता प्राप्त कर ली, उसने नक्स को गौर से देखते हुए टिप्पणी की। हाँ, बिल्कुल, मैं दूर रही। क्या 2 साल मेरे लिए सफलता पाने के लिए काफ़ी हैं। नक्स ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उत्तर दिया। 2 वर्षों में महान ऋषि को पछाड़ना। एम्ब्रोसिया जानती थी कि नक्स अत्यंत प्रतिभाशाली है। ये बात तब सिद्ध हुई जब इस राक्षस ने ऋषि अवस्था को पूरी तरह से छोड़ दिया और केवल 2 महीनों में महान ऋषि बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ये सोचना कि वह वास्तव में इस पागल गति को जारी रखेगा और एक अर्धसंत बन जाएगा। एम्ब्रोसिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही छोटा सम्राट है जिसे उसने कुछ साल पहले देखा था। आखिर यह कैसी पागलपन भरी प्रतिभा है? एम्ब्रोसिया आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सकी। खैर सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? नक्स ने पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं आ सकता? आप क्या कह रही हैं सासू माँ? मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा यहीं रहें। कितना अच्छा होगा अगर मैं जब चाहूँ आपका चेहरा देख सकूँ, है न? तुम इतनी मीठी बातें कर रहे हो जबकि पिछले 2 सालों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो तुम मुझे भूल ही गए हो। एम्ब्रोसिया ने उत्तर दिया। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ सासू माँ। आप देखिए, मैं पिछले 2 वर्षों से काफ़ी व्यस्त थी। ब्रेकथ्रू की तैयारी करना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल था। दरअसल मैं पिछले 2 सालों से बिल्कुल अलग जगह पर था और अभी ही लौटा हूँ। ये बहुत भाग्यशाली है कि लौटते ही मुझे आप दोनों से मिलने का मौका मिला। शायद इसे भाग्य कहा जा सकता है। हमारे बीच निश्चित रूप से कुछ संबंध है। आप क्या सोचती हैं लेडी लिरियाना? नक्स ने सवाल किया। मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है न? मेरी बेटी किससे शादी करेगी इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास जाइए। इसके अलावा एक सलाह, मेरी बेटी को इस तरह से गोलमोल बातें करने वाले पुरुष पसंद नहीं हैं। उसके साथ सीधे रहें और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। लिरियाना ने जवाब दिया। उसका स्वर मिलिया के स्वर से काफी मिलता जुलता था। उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि मिलिया का स्वर भावनाहीन था जबकि लिरियाना का स्वर थोड़ा ठंडा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह अहंकार था या सिर्फ उसके बात करने का तरीका, नक्स ने जब उस महिला पर नजर रखी, जब वह एम्ब्रोसिया से बात कर रही थी, तो उसने जो कुछ बताया उससे वह कहेगा कि यह बाद वाली बात थी।
लेकिन फिर भी केवल समय ही बताएगा कि पूरा सच क्या है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह वैसे भी अपना स्वर बदलने का इरादा रखता था। ये सोचते ही नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह नहीं जानता था कि यह उसका इंक्यूबस रक्त था जो हमें प्रभावित कर रहा था, या ये सिर्फ उसका व्यक्तिगत लालच था। वह ये जानता था कि उसके लक्ष्य दिन प्रतिदिन साहसी होते जा रहे थे। नक्स ने कुछ देर तक लिरियाना की ओर देखा, फिर वह बस मुस्कुरा दिया। आपके सुझावों के लिए धन्यवाद लेडी लिरियाना। मैं भविष्य में इस बारे में और बात करना चाहूँगा। शायद आप मुझे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ और सुझाव दे सकें। इस तरह से चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। वास्तव में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि हम अभी बात करें। ओह, नक्स ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर एक जिज्ञासु मुस्कान थी। अरे, क्या तुम दोनों सिर्फ मुझे ही निशाना बनाओगे? नक्स, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपनी प्यारी सास के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। एम्ब्रोसिया ने मुंह बनाया। नक्स को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने लिरियाना की ओर देखा जो उसे घूर रही थी, फिर उसने एम्ब्रोसिया की ओर देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। नक्स को यह समझने के लिए उससे बात करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी, उसकी मुस्कुराहट ने सब बता दिया। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? नक्स को 100% यकीन था कि एम्ब्रोसिया यही सोच रही थी। वह ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि नक्स अभी क्या प्रतिक्रिया देगा। वह किसे चुनेंगे, उसकी सास या उसकी होने वाली सास? इस स्थिति में फंसकर नक्स को यकीन हो गया कि उसकी प्यारी सास इसका आनंद ले रही होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में नक्स ने बस आह भरी। हम तीनों मिलकर ऐसा क्यों नहीं करते? उन्होंने सवाल किया। हम क्या? दोनों माताओं ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं है, नक्स ने कंधे उचकाए। दोनों औरतें अजीब से भावों के साथ उसे घूर रही थीं। उनके हाव भाव देखकर नक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बेशक वह कोई भोला भाला मूर्ख नहीं था, उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या कह रहा है। उसे पता था कि उसके शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। उसने बस इसलिए कहा क्योंकि वह देखना चाहता था कि ये दोनों महिलाएं कैसी प्रतिक्रिया देंगी। और वह संतुष्ट था। सबसे पहले एम्ब्रोसिया, एक ऐसी महिला जिसकी उपस्थिति हमेशा भावनात्मक रूप से प्रबल होती थी। उसके चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति देखना मजेदार था, और लिरियाना के लिए उसके ठंडे चेहरे पर कोई भी अभिव्यक्ति देखना मजेदार था। कृपया आप दोनों अंदर आ जाइए। चलो इसे एक कमरे में जारी रखें। नक्स ने दोनों महिलाओं का अपने कबीले में स्वागत करते हुए कहा। लिरियाना और एम्ब्रोसिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ देर तक एक दूसरे को घूरती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों अपनी आंखों से संवाद कर रही हों। 1 मिनट बाद दोनों ने सिर हिलाया, फिर वे नक्स के पीछे चली गईं। निजी कमरे के अंदर नक्स दोनों माताओं के सामने मुस्कुराते हुए बैठा था और अब इस मामले को और अधिक टालना बंद करें, ठीक है? जितना मुझे आप दोनों खूबसूरत महिलाओं की उपस्थिति में रहना पसंद है, मैं काफ़ी उत्सुक हो रहा हूँ। क्या तुमने शैतान के बारे में सुना है? लिरियाना ने अंततः बम गिरा दिया। जब से वे यहाँ आए थे, नक्स उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए खेल खेल रहा था। उनका ध्यान कहीं और लगाने के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। उसने पहले भी ऐसा ही किया था जब उसने उसकी सास को फ़ोन किया था, ताकि उसका ध्यान उसकी साधना अवस्था से हटा सके। अब भी वह वही काम करने का प्रयास कर रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था जिनका आसानी से गलत अर्थ निकाला जा सकता था। और लिरियाना दोबारा एक ही चाल में फंसने की योजना नहीं बना रही थी, इसलिए उसने सीधे बात करने और बातचीत के प्रवाह को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। शैतान, बेशक मैंने सुना है। मुझे संदेह है कि कोई ऐसा होगा जिसने उसके बारे में नहीं सुना होगा। नक्स ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। क्या तुमने नहीं बताया कि तुम अभी अभी लौटे हो? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? लिरियाना ने सवाल किया। खैर, वह काफ़ी लोकप्रिय हो गया है ना? आखिरकार उसने एक ही समय में 7 नायकों को हराया था। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। उद्धरण चिन्ह। लिरियाना ने नक्स को घूर कर देखा। नक्स मुस्कुराया। फिर लिरियाना ने आह भरी। ठीक है नक्स, चलो ये खेल बंद करें। मैं अपना प्रश्न सीधे पूछूंगा। आप इनक्यूबस कैसे बन गए? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1052 आधे बच्चों का झुंड 1 या 2। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम देव प्रणाली आधे बच्चों का झुंड 1 या 2। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्स बाय पब फ्यूचर 1052 आधे लोगों का झुंड 1 या 2। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है नक्स, चलो ये खेल बंद करें। मैं अपना प्रश्न सीधे पूछूंगा। आप इनक्यूबस कैसे बन गए? लिरियाना ने नक्स की आंखों में देखते हुए प्रश्न किया। नक्स को आश्चर्य हुआ, हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और यह भी नहीं कहा कि उसके मन में पहले से ही यह विचार था कि ये दोनों महिलाएं इसीलिए यहाँ आई हैं। यही कारण था कि वायरियाना इस तरह का व्यवहार कर रही थी। उसका ये कहना कि मैं इस बार तुम्हें नहीं बचाऊंगी का मतलब था कि अब जबकि उसका रहस्य उजागर हो चुका है, वह उसे बचाने के लिए हर किसी की याददाश्त नहीं मिटाएगी, जैसा कि उसने पिछली बार किया था।
बेशक नक्स को भी उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। आप किस बारे में बात कर रही हैं, लेडी लिरियाना? मैं एक पूर्ण मानव के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। मैं आपको एक इनक्यूबो होने का आभास कैसे दे रहा हूँ? आप शैतान हैं और मैं इसे नकारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह व्यर्थ है। मैं यहाँ अनुमान नहीं लगा रहा हूँ या आपके दिमाग में जाने के लिए असामान्य बातें कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे पहले से ही पता था तुम शैतान हो, लिरियाना ने गंभीर स्वर में कहा। उसके चेहरे पर संदेह का कोई निशान नहीं था। नक्स को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी योजना पर अड़ा रहा। लेडी लिरियाना, हालांकि मैं वह सब कर सकता हूं जो शैतान ने किया, उससे भी अधिक आसानी से। मैं वही आदमी नहीं हूं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं शैतान से अधिक शक्तिशाली हूं और मैं शैतान नहीं हूं। आप दोनों एक ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अचानक लिरियाना बोल पड़ी। इस बार एम्ब्रोसिया भी उलझन में थी। वही ऊर्जा? उसने पूछा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लिरियाना किस बारे में बात कर रही थी। ईमानदारी से कहूं तो वह भी काफी जिज्ञासु थी। नक्स के शैतान होने के बारे में उसका जानना सरल था। उसने उस आदमी को प्रशिक्षित किया था। वह उसकी क्षमताओं की सीमा जानती थी और वह ये भी जानती थी कि इस आदमी में इनक्यूबस और पिशाच में बदलने की क्षमता थी। यद्यपि उसका स्वरूप पहले से भिन्न था, फिर भी उसकी कुछ विशेषताओं को बदला नहीं जा सका। उसकी उन विचित्र क्षमताओं का तो कहना ही क्या, जैसे कि एम्ब्रोसिया, जिसने नक्स को नज़दीक से देखा था, आसानी से बता सकती थी कि शैतान कौन है। जब लड़ाई थोड़ी गर्म होने लगी और उसने अपनी क्षमताएं प्रकट की। हालांकि लिरियाना अलग थी। अन्य सभी विश्व नेताओं की तरह लिरियाना ने नक्स को केवल एक बार देखा था, और वह भी तब जब उसने एलिजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। बेशक डेविल और नक्स द्वारा प्रयुक्त क्षमताएं काफ़ी हद तक समान थीं, तथापि वे अकेले नहीं थे जिन्होंने समान क्षमताओं का प्रयोग किया था। शायद वे एक ही मंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। हो सकता है कि वे दोनों अलग अलग क्षमताएं थीं, लेकिन वे उन्हें अलग नहीं बता सकते थे क्योंकि वे क्षमताएं बहुत अनोखी थीं। ईमानदारी से कहें तो ऐसे कई अन्य परिदृश्य थे जो यह निष्कर्ष निकालने की तुलना में कहीं अधिक संभावित थे कि एक मानव एक इनक्यूबस था। इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं था और विश्व का कोई भी नेता इस दिशा में नहीं सोच रहा था, जबकि वे सभी यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर शैतान कौन है, सिवाय उसके इस दोस्त के। लिरियाना को न केवल ये पता था कि शैतान नक्स है, बल्कि उसे इस बात का इतना यकीन था कि वह इस बारे में बात करने के लिए नक्स के पास आई थी। एम्ब्रोसिया को इस बात की उत्सुकता थी कि यह कैसे संभव था। वह जानना चाहती थी कि जब उसके भाई पिशाच राजा और ड्रैगन लॉर्ड भी उसे नहीं पहचान सके नक्स, तो फिर उसकी सहेली ने ये कैसे किया? वह किस ऊर्जा की बात कर रही थी? नक्स और डेविल दोनों ने जिस ऊर्जा का उपयोग किया वह मन नहीं थी। ये कहीं अधिक कुशल ऊर्जा थी। क्या? एम्ब्रोसिया ने भौहें सिकोड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कुछ समय से नक्स को प्रशिक्षित कर रही थी। वह जानती थी कि यह आदमी दूसरों से अलग है, लेकिन मन के अलावा अन्य ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। क्या वायु में मन के अतिरिक्त कोई अन्य ऊर्जा भी थी? इस ऊर्जा का स्रोत क्या था? वह इसे क्यों महसूस नहीं कर सकी? और क्या यही कारण था कि नक्स दूसरों से इतनी अलग और मजबूत थी? एम्ब्रोसिया के मन में और भी कई सवाल आने लगे। अलग ऊर्जा? लेडी लिरियाना, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो लॉर्ड आर्कटुरस और लॉर्ड अलारिक के बराबर है, भले ही आप एक एल्फ हैं। हालांकि आप जो कह रही हैं वह सरासर झूठ है। मैं बस किसी भी बात से सहमत नहीं हो सकता। तुम्हारे मंत्रों की क्षमता मन द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता से कहीं अधिक है। संयोग से इस मामले में शैतान भी ऐसा ही है। मन तुम दोनों को संभाल नहीं सकता और जिस स्तर पर तुम्हारे मंत्र पहुंच चुके हैं उसमें वह क्षमता नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तथापि मुझे यकीन है कि यह मन नहीं है। लिरियाना ने जवाब दिया। वह जो कह रही थी उसके बारे में वह इतनी आश्वस्त थी कि वह नक्स की प्रतिक्रिया देखने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। हो सकता है कि हम दोनों को अपने मंत्रों पर उच्च स्तरीय महारत हासिल हो। ये शब्द सुनकर लिरियाना ने चेहरे पर भावशून्य भाव लिए नक्स को देखा। क्या आप एक एल्फ को जादू की महारत के बारे में बता रहे हैं? और वह भी एल्फ रानी को? शायद आप भूल गए हों, लेकिन कल्पित बौने जादू के उस्ताद माने जाते हैं। जादू के मामले में तो ड्रैगन और वैम्पायर भी हमसे बेहतर नहीं हैं। विषय से भटकने की कोशिश मत करो नक्स, और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आप इनक्यूबस कैसे बन गए? लिरियाना ने पूछा। इस बार उसका स्वर आदेशात्मक था, और यह बात नक्स को पसंद नहीं थी। ठीक है, नक्स ने सिर हिलाया। फिर उसने लिरियाना की आंखों में देखा और चलो मान लेते हैं कि जो भी बकवास तुम कह रहे हो वह सही है और मैं शैतान हूं। मैं अपना रहस्य तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें मेरे कबीले में आने और मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? या क्या आप सोचते हैं कि चूंकि आप एक दिव्य चरण साधक हैं, इसलिए आप इतने महान हैं कि आपको अपने आसपास के लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है और आप जो चाहें कर सकते हैं? मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, लेडी लिरियाना, सबसे शक्तिशाली महिला साधक के रूप में आपकी उपाधि एक झूठी उपाधि है। आप सबसे मजबूत हैं, अपूर्ण महिला कल्टीवेटर, अधूरा, आधा अधूरा, त्रुटिपूर्ण। आप वही हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार करना बंद करो जैसे कि दुनिया तुम्हारी है, जबकि तुम ठीक से खेती भी नहीं कर सकते। नक्स बोला। उसके प्रत्येक शब्द जहरीले थे और लिरियाना ने उन्हें सुना। उसका चेहरा काला पड़ गया।
भले ही मैं अधूरा हूँ, लेकिन यह मत भूलना कि मैं तुम्हें मक्खी की तरह मारने में पूरी तरह सक्षम हूँ। ओह, कितना डरावना है। कुछ हजार साल पुराने साधक एक युवा साधक को हराने के लिए काफी मजबूत हैं, कैसे? आश्चर्य की बात है, नक्स डरा नहीं था। लिरियाना का चेहरा तमतमा उठा। इस बार तो एम्ब्रोसिया के चेहरे पर भी शिकन थी। आप क्या कर रहे हो? उसने नक्स से अकेले में संपर्क करने के लिए माना का उपयोग करते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मुझे उसे मुझसे इस तरह पूछताछ करने देना चाहिए? ऐसा नहीं था कि वह गलत नहीं थी, है न? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है न? मुद्दा यह है कि चाहे वह कोई भी हो, वह कोई ऐसी नहीं है जो मुझे आदेश दे सके। मेरे पास पहले से ही है। अन्य चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई बर्फ की रानी मुझसे इस तरह बात करे जैसे वह मेरी मालिक हो या कुछ और। यदि वह यहाँ कोई अनुरोध लेकर आई है तो उसे अपेक्षित रवैया दिखाना होगा। नक्स ने उत्तर दिया। वह जानता था कि लिरियाना उसकी बातें सुन रही थी। यही कारण था कि मन वार्तालाप का प्रयोग अक्सर नहीं किया जाता। मन को नियंत्रित करने में निपुण कोई भी व्यक्ति आपकी बातचीत में झांक सकता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। बेशक ये तब तक है जब तक कोई इसे लिरियाना की तरह स्पष्ट नहीं कर देता और उसके हर शब्द के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता। नक्स एम्ब्रोसिया कुछ कहना चाहती थी, हालांकि उसे भी एहसास हो गया था कि लिरियाना उनकी बातचीत सुन रही थी और उसने रुककर कहा। फिर वह अपनी सहेली की ओर मुड़ी और उसे शांत करना चाहती थी। परंतु फिर, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? अचानक लिरियाना ने नक्स की ओर देखते हुए पूछा। क्या करें? नक्स ने रूखेपन से पूछा। मुझे अपना दुश्मन बना रहे हो? यदि तुम्हारा अहंकार इतना कमजोर है कि तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहोगे सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बकवास के बारे में बताया, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं देखना चाहता हूं कि दिव्य स्तर का शत्रु होने पर कैसा महसूस होता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ड्रैगन लॉर्ड और एल्फ क्वीन को एक ही समय में ले जा सकोगे? लिरियाना ने पूछा। एक या दो आधे लोगों का झुंड, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्स ने कंधे उचका दिए। लेकिन तभी लिरियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने अंततः अपने आप को उजागर कर ही दिया। आर्कटुरस शैतान के पीछे आ रहा था, तुम उसकी परवाह क्यों करोगे? जब तक कि, बेशक तुम शैतान नहीं हो, वह आदमी जिसने अपने बच्चे को बहुत अपमानित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। उसे इस तरह देखकर लिरियाना फिर से हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। फिर वह खड़ी हो गई। खैर, चूंकि मेरी शंका की पुष्टि हो गई है, इसलिए अब मैं वापस लौट जाऊंगा। और तुम सही थे, मेरा यहाँ आना और तुम्हें अपने रहस्य बताने के लिए मजबूर करना मेरी ओर से गलत था। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लिरियाना ने अपना सिर झुका लिया, जिससे नक्स और एम्ब्रोसिया दोनों आश्चर्यचकित हो गए। मैं फिर आऊँगा, और अगली बार मैं बराबर मूल्य की कोई चीज़ लेकर आऊँगा और हम अपने कुछ रहस्यों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ऐसा करें और आज मैंने जो किया उसे अनदेखा करें। लिरियाना ने सवाल किया। ओ बेशक, नक्स बस हकलाया। वह विश्वास नहीं कर सका कि एल्फ क्वीन ने उससे माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि उसने अपना सिर झुका लिया। क्या उसके भविष्य के दिन गिने हुए थे? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1053। हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1053। हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं। मैं फिर आऊँगा, और अगली बार मैं बराबर मूल्य की कोई चीज़ लेकर आऊँगा और हम अपने कुछ रहस्यों का आदान प्रदान करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ऐसा करें और आज मैंने जो किया उसे अनदेखा करें। लिरियाना ने सवाल किया। ओ बेशक, नक्स हकलाया। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि आइस क्वीन, जो ऑर्डर के शामिल न होने पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक थी, ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया। दूसरी ओर लिरियाना बस मुस्कुराए और मुड़कर चली गई। हालांकि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और जाने वाली थी, उसने फिर से नक्स की ओर देखा। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे दुश्मन के रूप में नहीं देखेंगे, और मैं आपके रहस्य को ड्रैगन लॉर्ड को भी नहीं बताऊंगा, ये देखते हुए कि आपकी प्यारी सास भी ऐसा ही करती है, इसलिए फिलहाल आप सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी परवाह है। जब बात अपूर्ण दिव्य अवस्था साधकों के विरुद्ध जाने की आती है तो आप काफ़ी आश्वस्त दिखाई देते हैं। खैर, अब मैं विदा लेता हूँ, नक्स लिएंडर। ये शब्द कहते हुए लिरियाना आखिरकार चली गई। उसका भाव शून्य स्वर और फियस के स्वर जैसा ही था, हालांकि नक्स के पास तुलना करने का समय नहीं था। लिरियाना नाराज थी, या यही उसने समझा था। लिरियाना के स्वर से भी कोई मदद नहीं मिली। बेशक जब नक्स ने ये शब्द कहे थे तो वह इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन लिरियाना द्वारा सामने से माफ़ी मांगने के कारण नक्स का खेल बिगड़ गया। वह ये नहीं बता सका कि लिरियाना दुश्मन थी या दोस्त। क्या हुआ? अचानक एम्ब्रोसिया ने पूछा। यह एकमात्र अवसर था जब उसने नक्स को इस तरह अचानक बाहर निकलते देखा था। नक्स आमतौर पर एक शांत, चंचल व्यक्ति की तरह दिखता था, हालांकि आज वह अलग लग रहा था। न केवल तब जब वह लिरियाना पर झल्लाया था, बल्कि उससे पहले भी।
उसमें कुछ अलग था। एम्ब्रोसिया उस पर उंगली नहीं उठा सकती थी, लेकिन नक्स अधिक चिंतित लग रहा था। खैर, यह आश्चर्यजनक था, नक्स ने टिप्पणी की। मैंने नहीं सोचा था कि वह इस तरह माफ़ी मांगेगी। मुझे भी उसके खिलाफ ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप क्या कहती हैं, सासू माँ? मैंने सुना है कि वह आपकी करीबी दोस्त है। मुझे लगता है कि आपकी राय मूल्यवान होगी। नक्स एम्ब्रोसिया की ओर मुड़ा। हालांकि एम्ब्रोसिया ऐसी कोई नहीं थी जो नक्स के खेलों के झांसे में आ जाती। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, नक्स। क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने बिल्कुल देखा कि क्या हुआ था। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके साथ क्या हुआ। तुम पहले से अलग क्यों लग रहे हो? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने रास्ता तोड़ दिया? नक्स ने अपना सिर झुकाकर भौहें से कुड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अम्ब्रोसिया के बारे में बात कर रहे थे। नक्स, जब कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसका दृष्टिकोण नहीं बदलता। विशेषकर जब वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली हो, तो तुम्हारे लिए सेमी सेंट स्टेज को पार करना केवल समय की बात थी। अब इधर उधर की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हें पता है। लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, सासू माँ। नक्स का जवाब स्पष्ट था। एम्ब्रोसिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह ईमानदारी से चाहती थी कि चाम स्थिति को समझे, हालांकि वह जानती थी कि यह सीमा पार करना होगा। अंत में उसने बस एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आह भरकर सिर हिलाया। अगर यह वैसा ही है जैसा तुम कहते हो, तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। ये शब्द कहते हुए एम्ब्रोसिया पलट गई। तुम जा रहे हो? नक्स ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। मुझे अब भी लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, लेकिन हो सकता है कि मैं अजीब व्यवहार कर रही हूँ। वैसे भी हम में से एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ से चले जाना और जब चीज़ें ठीक हो जाएं तो वापस आना बेहतर होगा। मेलिया को बताना कि मैं आया हूँ, क्या तुम बता दोगी? आप मेलिया से भी नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि मैं अभी आप लोगों को अकेला छोड़ दूं और बाद में वापस आऊं। मुझे लगता है कि मैं गलत समय पर आपके पास आया हूं। ये शब्द कहकर एम्ब्रोसिया भी चली गई। जब दोनों महिलाएं चली गईं तो नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या हुआ? अचानक नक्स ने अमाया की आवाज़ सुनी। वह वही बात पूछ रही थी जो एम्ब्रोसिया ने पूछी थी। हालांकि इस बार नक्स कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, नक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उत्तर दिया। दुश्मन? अमाया ने भौहें सिकोड़ी। उसे किसी का एहसास नहीं हुआ, खुद का तो छोड़िए, यहाँ तक कि लेडी एम्ब्रोसिया और लेडी लिरियाना को भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और वे बस वहाँ से चली गईं। नक्स किस बारे में बात कर रहा था? अमाया ने आश्चर्य व्यक्त किया। नक्स ने फिर आगे कहा, वुल्पियाना जानती थी कि मैं कौन हूँ। वह जानती थी कि मैं इनक्यूबस बन सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि वह जानती है कि मैं वैम्पायर बन सकता हूँ। हालांकि सिर्फ यही तथ्य कि वह मेरे और मेरे रहस्य के बारे में जानती है, चिंताजनक है। मैं समझता हूँ कि यह चिंताजनक है, लेकिन इसका लेडी लिरियाना और लेडी एम्ब्रोसिया के साथ आपके व्यवहार से क्या संबंध है? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके लिए कुछ बोलने की ज़रूरत है, लेकिन आप काफ़ी असभ्य थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि लेडी लिरियाना भी सही नहीं थी। अंत में वह आपसे लड़ने के लिए यहाँ नहीं आई थी। आपने जो किया उससे हमें एक बेहद मजबूत दुश्मन मिल सकता था, जिसके पास बेहद मजबूत समर्थन था। आप आमतौर पर इस तरह से काम नहीं करते। इसके बारे में सोचो। जब मैंने लेडी वायरियाना से इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वुल्पियाना का पैतृक आदेश से कोई संबंध नहीं था। वल्पियाना का ऑर्डर के साथ संबंध 7 नायकों के समान ही है। उसे ऐसी कोई बात नहीं जाननी चाहिए जो केवल लेडी वायरियाना को ही पता हो। इसका मतलब यह है कि उसकी जानकारी का स्रोत लेडी वायरियाना से अलग था। सोचिए कि कितने लोग उन रहस्यों के बारे में जानते हैं जो वल्पियाना जानती थी। नक्स बोला और अचानक अमाया की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अंततः एहसास हुआ कि नक्स क्या सोच रहा था। आप लेडी एम्ब्रोसिया पर संदेह कर रहे हैं? उद्धरण। नक्स ने उसकी बात से इनकार नहीं किया। अमाया को इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन क्या होगा यदि वुल्पियाना या वुल्पियाना के गुट का कोई व्यक्ति उन दो न्यायाधीशों से पूछताछ करे? उन दोनों ने मौन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये पहले की तरह काम नहीं करता था, है ना? क्या आपको लगता है कि लेडी वायरियाना जैसी स्थिति वाले लोग बेतरतीब ढंग से मिल सकते हैं? इस बात की हमेशा संभावना रहती है कि वुल्पियाना की सूचना का स्रोत उन लोगों में से कोई हो, है ना? खैर, आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्स ने सिर हिलाया। उसका चेहरा अब भी पहले जैसा गंभीर था। उद्धरण चिन्ह। अमाया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि नक्स अपनी सास पर संदेह कर रहा था। हालांकि इस बारे में सोचने पर उसे यह बात समझ में भी आई। पिछले कुछ वर्षों में वे बहुत से लोगों से मिले हैं जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिन्होंने उनकी मदद की तथा जिन पर उन्होंने भरोसा किया। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विश्वास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कुछ सालों में अर्जित किया जा सके, खासकर तब जब यहाँ के प्राणी हजारों सालों से रह रहे हों। ये सामान्य तौर पर लेडी एम्ब्रोसिया नहीं हो सकता है। यह कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि यह भी हो सकता है कि वे इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हों।
हालांकि एक बात स्पष्ट थी, उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। अमाया ने कहा, मैं आशा करती हूं कि वह दिन न आए जब मेलिया को चुनाव करना पड़े। अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए नक्स के चेहरे पर नरमी आ गई। वह जानता था कि मेलिया अपने परिवार को कितना महत्व देती है। वह जानता था कि अगर उसे पता चल गया कि वह क्या सोच रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यही कारण था कि वह अपने विचार उसके सामने प्रकट नहीं कर रहा था। हाँ, वह अपनी पत्नी से एक रहस्य छिपा रहा था। हालांकि उन्हें ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी पत्नियों के सामने सब कुछ बता देना भी हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं था, विशेषकर इस मामले में जहां अपने विचार प्रकट करना अपनी पत्नी को उसके और उसके परिवार के बीच चयन करने के लिए मजबूर करने के समान होगा। यह एक कठिन निर्णय था जिसे नक्स नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी ले, विशेषकर तब जब ये सब कुछ उसके संदेह के अलावा और कुछ नहीं था। अभी तो उन्हें इस मामले की स्वयं ही जांच करनी होगी। वह ये कैसे करने जा रहा था? नक्स को कुछ पता नहीं था। हालांकि उसके दिमाग में एक स्पष्ट योजना थी, लेकिन अभी उसका ज्यादातर दिमाग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचने में व्यस्त था। खैर, अब मैं चलता हूँ। कहाँ? अमाया ने पूछा। वारनाल, नक्स ने उत्तर दिया। कोर्ट के विपरीत वारनाल में मन था, जिसका मतलब था कि वारनाल एक सच्चा स्थान था जहां समय प्रवाह वैध था, भले ही वह यर्नियल से अलग था। यर्नियल में 2 सप्ताह, वारनाल में 1 वर्ष के बराबर था, और उसे बस यही चाहिए था। जब तक उनका सिस्टम अपडेट नहीं हो जाता तब तक वह 1 साल वारनल में बिता सकते हैं, और समय के अंतर का उपयोग करते हुए वह केवल 2 सप्ताह में अपनी पत्नियों के पास लौट सकते हैं। और हे, ये सोचते हुए नक्स के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभरी। फिर उसने अपनी कलाकृति को सक्रिय किया और गायब हो गया। मैदानों में वापस आकर नक्स ने अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डाली। उसकी नज़र कुछ 11 सितारा जानवरों पर पड़ी। उसकी हताशा जाग उठी। जो कुछ भी उसे अब तक परेशान कर रहा था उसे वह सब याद आ गया, और फिर वह उन बेचारे जानवरों की ओर दौड़ा। उसे इस खराब जगह पर 1 साल बिताना पड़ा। ये बात भले ही परेशान करने वाली थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उसे करना ही था। उसके दिमाग में ये विचार आते रहते थे, इसलिए इस बारे में सोचना बेकार था। नक्स ने अपनी तलवारें निकालीं और कत्लेआम शुरू हो गया। स्लैश 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 स्लैश। नक्स जंगल में घूमता था, एक पागल की तरह जानवरों का शिकार करता था जो अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। अपने रास्ते में लाशों के पहाड़ छोड़ता था। वह हताश था। उसने 50 से अधिक वर्षों से अपनी पत्नियों को नहीं छुआ था। लिरियाना पर झपटने का उसका आधा कारण ये था कि वह कितना परेशान था। वह सेक्स डेप्रिवेशन नामक घातक बीमारी से पीड़ित थे। नक्स ने अपनी हताशा में कहा। समय बीतता गया और जल्द ही उसे वह संदेश दिखाई दिया जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रहा था। समय बचा 69 सेकंड। कभी कभी सामग्री छूट जाती है, कृपया समय पर त्रुटि रिपोर्ट करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1054। क्या आप सभी इस निर्णय के बारे में सचमुच आश्वस्त हैं? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम देव प्रणाली। क्या आप सभी सचमुच इस निर्णय के बारे में आश्वस्त हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर 1054। क्या आप सभी इस निर्णय के बारे में सचमुच आश्वस्त हैं? दस्तक। संयुक्त महाद्वीप के सुदूर पश्चिम में डॉनशेड हवेली के अंदर फॉक्स हीरो को एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते देखा जा सकता था। अंदर आएं। कमरे से एक आवाज़ सुनाई दी। वल्पियाना ने अपना सिर झुकाया और अंदर चली गई। फिर उसने फिर से अपना सिर झुकाया। माँ, मैंने सुना है तुम हार गए हो। दिव्य चरण साधक, डॉनशेड हाउस की प्रमुख, वल्पियाना की माँ फक्लारा डॉनशेड ने टिप्पणी की। अपनी बेटी की तरह ही फेलारा के बाल नीले थे, हालांकि उसका रंग ज्यादा गहरा था। फैक्लारा की रहस्यमयी नीली आंखें थीं जो पूरी दुनिया के रहस्यों को समेटे हुए लगती थीं। वुल्पियाना की तरह ही उसके कान और पूंछ अविश्वसनीय रूप से रोएदार दिखते थे, और वुल्पियाना के विपरीत फेलारा के पास कुल 9 पूंछ थीं, जो उसकी समग्र सुंदरता को दूसरे स्तर पर ले जाती थीं। उसे एक नज़र देखने से ही यह स्पष्ट हो गया कि फॉक्स हीरो को उसकी खूबसूरती उसकी माँ से विरासत में मिली थी, लेकिन फिर भी वुल्पियाना अपनी माँ के परिपक्व आकर्षण को विरासत में पाने में विफल रही। फेलारा डॉनशेड एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला थी जो जानती थी कि वह कितनी आकर्षक थी, और उसने अपनी सुंदरता को और भी बढ़ाने के लिए अपने परिपक्व आकर्षण का इस्तेमाल किया। चित्र, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था। वल्पियाना ने उत्तर दिया। फेलारा ने फिर मुड़कर अपनी बेटी की आंखों में देखा और पूछा, क्या होता अगर तुम पीछे नहीं हटते? क्या इससे कोई फर्क पड़ता? ऐसा नहीं होता। वल्पियाना ने बस अपना सिर हिला दिया। वह आदमी वेदिया को हराने के लिए काफी मजबूत था। भले ही मैं मजबूत हूं, फिर भी मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। तुम तो बच भी नहीं पाते। फेलारा ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे ठीक से पता नहीं है, वल्पियाना ने अनिश्चितता जताई। फक्लारा ने समझ में सिर हिलाया। वह जानता था। अचानक वल्पियाना बोल पड़ी, क्या हमारे रक्त वंश के बारे में? वह समय और स्थान के बारे में जानता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फेलारा कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे संभव है। उसका परिवार सैकड़ों हजारों वर्षों से यर्नियल में जीवित है अब भी, और इतने वर्षों से यह रहस्य उजागर नहीं हुआ है।
ये सोचते हुए फेलारा के चेहरे पर उदासी छा गई। चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचती हो, ये तथ्य कि रहस्य का खुलासा हो जाना संभव ही नहीं था। जब तक कि तुम्हें कैसे यकीन है कि उसे पता चल गया? उसने वल्पियाना की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उन्होंने कहा कि वे समय और स्थान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तथा इसके बारे में और अधिक बात करना चाहते हैं। यही है। फेलारा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, वल्पियाना ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। और आपने क्या कहा? मैंने उनसे पूछा कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। हालांकि इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, लेडी वायरियाना ने बीच में ही बात काट दी। तो तुम घबरा गए क्या? उन्होंने समय और स्थान के बारे में बात की और आप घबरा गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या होगा अगर वह बस बेतरतीब शब्दों को फेंक रहा था? समय और स्थान कुछ भी हो सकता है, वह बस हमारे बारे में सुनी गई कुछ बेतरतीब अफवाहों का उल्लेख कर सकता है, लेकिन आपने उसे वह प्रतिक्रिया दी जो वह चाहता था और मूल रूप से उसे बताया कि आप कुछ छिपा रहे थे। वल्पियाना की अभिव्यक्ति बदल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर फेलारा ने बस एक आह भरकर अपना सिर हिलाया। तुम अभी भी बहुत अपरिपक्व हो, छोटी बच्ची। तुम्हें अधिक सावधान रहना चाहिए और हर समय अपने चेहरे पर अपने भाव नहीं दिखाने चाहिए। अपना दिल मजबूत करो, अपनी माँ और खुद पर भरोसा रखो। हमारा रहस्य तब तक लीक नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद कुछ गलतियां न करें। अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता भी दे तो भी तुम मना कर दो। मना करो और सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? फेक्लारा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ प्रश्न किया और धीरे से वल्पियाना के गालों को सहलाया। क्या ये कोई समस्या होगी? अचानक वल्पियाना ने चेहरे पर चिंता भरी नज़र लाते हुए पूछा। वह आदमी खुद कोई समस्या नहीं होगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वायरियाना इस पर गौर करेगी या नहीं। मैं उस महिला को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार वास्तव में उससे निपटना काफ़ी कठिन है। अब क्या करें? वल्पियाना मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसे दिखावा करना चाहिए था और नक्स की बातों पर अपनी माँ की तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। अब उसकी गलती के कारण इस समय इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। अगर भविष्य में कुछ हुआ तो हम उससे निपट लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद करो और अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, तुम्हें पता है। फेलारा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जबकि उसकी पीठ पर पूंछ हिल रही थी। माँ सबसे मजबूत इंसान है जिसे मैं जानती हूँ, वल्पियाना ने जवाब दिया। हा हा हा। फेलारा जोर से हंसा। देखो, तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी वजह से माफ़ कर दूंगा। तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। माँ मुझे जो भी सज़ा देंगी मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। वल्पियाना ने अपना सिर झुका लिया। अच्छा, तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम जाओ और अपनी गलती सुधारो, फेलारा ने आदेश दिया। वल्पियाना ने असमंजस में भौहें सिकुड़ी और उसकी माँ ने समझाया। ये तथ्य कि इस आदमी ने समय और स्थान के बारे में बात की चिंताजनक है। मैंने कहा था कि यह केवल बेतरतीब शब्द हो सकते हैं जो उसने बोले। हालांकि चूंकि वह आपको मूर्ख बनाने में सक्षम था, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा होगा। किसी को भी कुछ अफवाहों से ऐसा विश्वास नहीं मिलता, उसमें कुछ सच्चाई अवश्य होगी। उसके पीछे जाओ, उसकी जानकारी का स्रोत पता करो। मैं नहीं जानता कि आप ये कैसे पता लगाएंगे। आप उससे जानकारी खरीदते हैं या उसका रहस्य पता लगाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है और आपको ही इसका निर्णय करना है। मुझे केवल परिणाम चाहिए, क्या ये स्पष्ट है? हाँ। वल्पियाना ने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ सिर हिलाया। इस बार वह कोई गलती नहीं करेगी। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर फेलारा मन ही मन मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं, उसने आदेश दिया। वल्पियाना ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना सिर झुकाया, मुड़ी और चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब फेलारा कमरे में अकेली रह गई तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। नक्स लियंडर, वह बुदबुदाए। जैसा उन्होंने कहा, वह आदमी रहस्यों से भरा है। मुझे आश्चर्य है कि वह छोटी लड़की उससे क्या सीखेगी। ये शब्द कहते हुए फेलारा ने इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया। एक रहस्यमयी सफ़ेद रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और वह अपने कमरे से गायब हो गई। डॉट डॉट डॉट। आपने अपने फाउंडेशन में सुधार किया, वायरियाना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह प्रकट हुई और उसने अपने शिष्य की ओर देखा जो कमल की मुद्रा में बैठा हुआ साधना कर रहा था। अपने गुरु की आवाज़ सुनकर एस्टारिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र अपने गुरु पर पड़ी। मैं अब एक राजा अवस्था साधक हूँ। मैं कमज़ोर महसूस करता हूँ। वह व्यंग्यपूर्वक हंसी। आपने अपनी नींव पर काम करते हुए बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी। आप इसे सम्राट स्टेज पर रोक सकते थे, वायरियाना ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि अपनी पिछली साधना को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत साधना करनी होगी, एस्टारिया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ टिप्पणी की। बेशक उसका मन पवित्र चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच रहा था। वास्तव में ये तथ्य कि उसकी साधना राजा अवस्था तक वापस चली गई, जबकि वायरियाना के अनुसार इसे सम्राट अवस्था तक ही सीमित रखा जा सकता था, भी संदिग्ध था। क्या योद्धा ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या उसने जानबूझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद की ताकि उसे फिर से पाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़े? किसी को पता नहीं था।
हालांकि एक बात तो तय थी, एस्टारिया के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखकर लग रहा था कि वह संतुष्ट है। वायरियाना, जो सोचती थी कि वह अपने छात्र के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझती है, असमंजस में पड़ गई। क्या उसके शिष्य को अभी निराश नहीं होना चाहिए? भले ही उसने अपनी नींव फिर से बना ली थी, लेकिन अब वह राजा अवस्था में गिर गई थी। बेशक वह अब एक पूर्ण साधक थी, हालांकि किसी भी दुनिया में एक पूर्ण राजा अवस्था साधक एक अधूरे महान ऋषि साधक को नहीं हरा सकता था। एस्टारिया अपने पिछले स्वरूप से कहीं ज्यादा कमजोर थी। अरे, वर्तमान मनुष्य इतना भी मजबूत नहीं है कि वह पिछले वर्षों में जो कुछ सीखा था उसे क्रियान्वित कर सके। इतनी ताकत खोने के बाद भी उसका शिष्य खुश क्यों दिख रहा है? वायरियाना समझ नहीं सकी। आपने अपनी नींव को भी काफी तेजी से पुनः निर्मित किया। जिस तरह से आपने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया, ऐसा लगा जैसे आपको उसे खोने का बिल्कुल भी डर नहीं था। मैं जितनी तेजी से काम पूरा करूंगी, मेरी बारी भी उतनी ही तेजी से आएगी। एस्टारिया का जवाब सरल था। क्या? वायरियाना ने भौहें सिकोड़ी। मेरा मतलब था कि मेरी बहन पर मेरा लाभ काफी अधिक था। मैं व्यवहारिक रूप से यहाँ उनसे 2 गुना तेजी से खेती कर सकता हूँ। अगर मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं किसी से भी तेजी से अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहता हूँ, तो क्या मैं बेकार नहीं हो जाऊंगा? मेरा गौरव यहाँ दांव पर था। ठीक है, जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारी बाकी बहनें अभी भी युद्ध आयाम का उपयोग कर रही हैं। लगता है तुम्हें मेरा शिष्य होने का लाभ मिला है न? वायरियाना ने ठहाका लगाया। ये और भी तेजी से होता अगर मास्टर ने हमें वार्नल आयाम में लौटने की अनुमति दी होती। एस्टारिया ने मुंह बनाया। हालांकि वायरियाना ने अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम सब बहुत कमज़ोर हो। जब आप अपनी नींव का पुनर्निर्माण करते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये कई जानवरों को आकर्षित कर सकती है, भले ही वह आपकी रक्षा के लिए वहां मौजूद हो। नक्स को जल्द या बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहां के जानवर बहुत शक्तिशाली हैं। आपके पति के वहां जीवित रहने का एकमात्र कारण यह है कि वह अपनी उपस्थिति छिपाने में सक्षम है। हालांकि तुम लड़कियों में वह क्षमता नहीं है। वायरियाना ने खुद को समझाया। अस्टेरिया ने समझ में सिर हिलाया। वायरियाना ने कुछ देर तक अपनी छात्रा को देखा और उसे किंग स्टेज पर अटका हुआ देखकर चेहरे पर चिंता के भाव के साथ उसने सवाल किया, क्या आप सभी इस निर्णय के बारे में सचमुच आश्वस्त हैं? कभी कभी सामग्री छूट जाती है, कृपया समय पर त्रुटि रिपोर्ट करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1055। सोए हुए यरनील को जगाने का समय आ गया है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम देव प्रणाली। अब समय है सोए हुए यरनील को जगाने का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1055। सोए हुए यरनील को जगाने का समय आ गया है। क्या आप सभी इस निर्णय के बारे में सचमुच आश्वस्त हैं? वायरियाना ने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? अस्टेरिया ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप जानते हैं कि आप इसे उलट नहीं सकते? अब जब आपने अपनी नींव फिर से बना ली है और एक पूर्ण साधक बन गए हैं, तो आप एक अपूर्ण साधक नहीं बन सकते। यदि आप साधना नहीं कर सकते और एक स्तर पर अटक जाते हैं, तो आपके जीवन के बाकी समय में उसी अवस्था में अटके रहने की संभावना बहुत अधिक होगी। वायरियाना ने समझाया। गुरुजी, आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, है न? नक्स के पास हम सब की मदद करने का एक तरीका है। आपको क्या लगता है कि मेरी अधिकांश बहनें महान ऋषि कैसे बन गईं, जबकि उनकी उम्र 100 वर्ष भी नहीं है? यद्यपि मेरी सभी बहनें अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और अद्भुत हैं, फिर भी साधना की वह गति स्वाभाविक नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखें और आप जल्द ही अपने छात्र का एक मजबूत संस्करण देखेंगे। अस्टारिया ने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ कहा। आप आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ। आपको इस तरह देखकर मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि नक्स आपकी साधना में किस प्रकार आपकी सहायता करता है, वायरियाना ने टिप्पणी की। एस्टारिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जब उसने सुना कि उसके मालिक ने क्या कहा। फिर उसने उसकी ओर देखा और खैर, वह तुम्हें पूरी प्रक्रिया दिखाने का इरादा रखता है, यह मैं बता सकती हूँ, अस्टारिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या ऐसा है? खैर, मैं इसे जल्द से जल्द देखने के लिए उत्सुक हूँ, वायरियाना ने उत्तर दिया। एस्टारिया मन ही मन मुस्कुराए। फिर विषय बदलने के लिए उसने अपनी मुठियां भींच लीं और मैं भी आपके अधीन प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक हूँ। इस बार एक पूर्ण साधक के रूप में मैं जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना चाहता हूँ। अस्टारिया की आंखें शुद्ध दृढ़ संकल्प और अंतहीन इच्छाशक्ति से चमक रही थीं। उसे इस तरह देखकर वायरियाना के चेहरे के भाव बदल गए। वास्तव में कुछ बात है जो मैं तुम्हें काफी समय से बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। क्या बात है, गुरुजी? अस्टेरिया ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। क्या तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि अगर तुम कड़ी मेहनत करो और वह सीखो जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो नक्स को हराना मुश्किल नहीं होगा? मुझे याद है, हाँ। अस्टारिया ये कैसे भूल सकती है? नक्स को हराना, यह एक साहसिक बयान था। जब से नक्स सम्राट बना था और उससे आगे निकल गया था, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और उसकी ताकत और भी बढ़ती ही जा रही थी।
वायरियाना ने आकर कहा कि वह उसे नक्स से फिर से अधिक शक्तिशाली बना देगी। ईमानदारी से एस्टारिया आश्चर्यचकित थी। उसने बहुत पहले ही नक्स से आगे निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसका नया लक्ष्य उसके पक्ष में खड़ा होना और ऐसा व्यक्ति बनना था जिस पर वह भरोसा कर सके। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, वायरियाना बोली। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से अपने गुरु की ओर देखा। वायरियाना ने समझाने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय मैंने एक लड़ाई से नक्स की प्रतिभा और क्षमता का निष्कर्ष निकालने के बाद ये शब्द कहे थे। हालांकि आप सभी के साथ रहने और उसे इतने समय तक देखने के बाद, विशेष रूप से वेदिया के साथ उसकी लड़ाई के बाद, मुझे एहसास हुआ कि नक्स एक सामान्य साधक नहीं है। उसकी क्षमता ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इतनी आसानी से निर्धारित किया जा सके। वह परिवर्तनशील है, एक डरावना चर जो इस दुनिया के संतुलन को पूरी तरह से बदल सकता है। वह बहुत अप्रत्याशित है। आप मजबूत हैं और आपकी क्षमताएं अनंत हैं। हालांकि वह आदमी पूरी तरह से अलग लीग में खेलता है। वह एक पूर्ण चरण 3 साधक को पराजित करने में सक्षम था, जबकि वह केवल चरण 2 साधक था, और यह कोई छोटी जीत नहीं थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर अकल्पनीय स्तर तक प्रभुत्व स्थापित किया। नक्स अलग है, उसकी तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। मैं जानता हूं कि आप उसे हराने के लिए उत्सुक थे, यही कारण था कि आप इतनी मेहनत कर रहे थे। मुझे खेद है। मुझे तुम्हें झूठी आशा नहीं देनी चाहिए थी। मैं गलत था। वायरियाना ने अपना सिर झुका लिया। वह इस बारे में काफ़ी समय से सोच रही थी। नक्स के शरीर में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें ऑर्डर के लोग भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। वायरियाना जानती थी कि अगर उसे और मजबूत होने दिया गया तो वह एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा जो जल्द ही पूरी दुनिया को हिला देगा। दरअसल वायरियाना उन तरीकों के बारे में सोच रही थी जिससे वह एस्टारिया को नक्स को हराने में मदद कर सके। हालांकि इस बार वह भी असहाय थी। नक्स की वेदिया के साथ लड़ाई के बाद वायरियाना ने नक्स को पूरी तरह से अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। नक्स सिर्फ उच्च साधना प्रतिभा वाला लड़का नहीं था, वह ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा होने पर उसके स्तर तक पहुंच सकता था। इस संभावना के बारे में सोचते ही वायरियाना उत्साहित हो गई। उसे खुद नक्स से लड़ने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वह नक्स के विकास को देख पाएगी और उसे ऑर्डर में दूसरों को चौंकाते हुए देख पाएगी, वायरियाना के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला देगा। लेकिन साथ ही उसे अपने छात्र के लिए बुरा भी महसूस हुआ, ये सोचकर कि वह अपने छात्र से वादा करने के बाद अपनी बात से मुकर रही थी। वायरियाना को यह पसंद नहीं आया। बहुत लंबे समय के बाद उसे लगा कि वह बंधी हुई है। परंतु फिर, गुरुजी, कृपया मेरे सामने अपना सिर मत झुकाइए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। एस्टारिया ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सिर वायरियाना से नीचे रख लिया। सच कहूँ तो तुम्हें ये शब्द बोलते हुए सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने आखिरकार मेरे पति को स्वीकार कर लिया है, एस्टारिया ने हंसते हुए कहा। वायरियाना ने एस्टेरिया की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मैं जानती हूँ कि मेरे पति क्या करने में सक्षम हैं। वास्तव में, अगर मैं किसी तरह उनसे आगे निकल भी जाती तो मुझे यकीन था कि भविष्य में वे कुछ पूरी तरह से बेतुका लेकर आएंगे और मुझसे फिर से आगे निकल जाएंगे। वे ऐसे ही हैं। वह भले ही अपनी पत्नियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी क्षमताएं छिपी नहीं रहेंगी। अब भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, नक्स आपकी सभी अपेक्षाओं को पार कर जाएगा और आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और वह ऐसा इतनी बार करेगा कि अंततः आप उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मास्टर इसके लिए तैयार होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर, एस्टारिया ने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, और वायरियाना फिर से उलझन में पड़ गई। वह एस्टारिया को अपनी छात्रा के रूप में इसलिए चाहती थी क्योंकि एस्टारिया उससे काफ़ी मिलती जुलती थी। ताकत पाने की अदम्य इच्छा, पहले से थोड़ा भी अधिक मजबूत होने के लिए कुछ भी करने की इच्छा, रूढ़ियों के विरुद्ध जाना, असंभव को चुनौती देना, अपना रास्ता बनाने का प्रयास करना, पूर्ण शक्ति का रास्ता। वह एस्टारिया से ये सब महसूस कर सकती थी, और एस्टारिया ने भी उसे निराश नहीं किया। उसने उसे वर्षों तक प्रशिक्षित किया था और एस्टारिया का दृढ़ संकल्प एक बार भी डगमगाया नहीं था। एस्टारिया उससे बहुत मिलती जुलती थी, यही कारण था कि वायरियाना उससे जुड़ाव महसूस करती थी और उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ जब वह अपने छात्र को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती थी। ये तब था जब नक्स समीकरण में आया। एस्टारिया हमेशा ताकत की चाहत रखती थी, लेकिन जैसे ही नक्स उसके साथ जुड़ता, वह अपने आसपास की हर चीज़ भूल जाती और उसके चेहरे पर एक बड़ी, आरामदायक मुस्कान आ जाती। ऐसा लगता था मानो इस लड़की के 2 अलग अलग व्यक्तित्व थे, एक नक्स के लिए और दूसरा बाकी दुनिया के लिए। अब भी, अगर यह सामान्य एस्टारिया होती तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से आगे निकलने का तरीका खोजने की कोशिश करती जो उसे हरा सकता था। अरे, वायरियाना ने अपने शिष्य को भी उसे घूरते हुए देखा था, और वह इस बात पर अपनी जान की बाजी लगा सकती थी कि वे आंखें उसे मात देने के बारे में सोच रही थीं। एस्टारिया उससे आगे निकलने के बारे में सोचने और प्रयास करने को तैयार थी, लेकिन चूंकि अभी वह जिसके बारे में बात कर रही थी वह नक्स था, इसलिए उससे आगे निकलने के बारे में सोचने की बजाय ये लड़की अपने पति के बारे में शेखी बघार रही थी। और वह इतने आत्मविश्वास के साथ शेखी बघार रही थी कि वायरियाना भी उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। मेरी उम्मीदों से बढ़कर, वायरियाना ने अपनी छात्रा की ओर देखते हुए टिप्पणी की। तभी उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया।
जितना ज्यादा वह अपने विचार के बारे में सोचती, उसकी मुस्कान उतनी ही चौड़ी होती जाती। जल्द ही वायरियाना किसी ठग की तरह मुस्कुराने लगी और उस तरह की डरावनी मुस्कान के साथ उसने अपने शिष्य की ओर देखा और तैयार रहो छोटी बच्ची, कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ हाँ, अस्तेरिया को निश्चित रूप से कोई सुराग नहीं था कि उसके गुरु किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि कुछ भी समझाने के बजाय वायरियाना ने जल्दी से अपना लबादा पहन लिया, अपने मुखौटे और हुडी से अपना चेहरा छिपा लिया। फिर एस्टारिया ने एक आखिरी बार देखा और वह गायब हो गई। मालिक, एस्टारिया चिल्लाए। वह इस बारे में अधिक स्पष्टीकरण चाहती थी कि कौन सी बड़ी बात होने वाली थी। हालांकि वायरियाना पहले ही जा चुकी थी। एस्टारिया, जो अकेली रह गई थी, रुक गई। वह सोचने लगी कि उसके गुरु संभवतः किस बारे में बात कर रहे होंगे। हालांकि क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, उसने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और यर्निएल के पास लौट आए। हाँ, वह आयाम का उपयोग पुनः साधना करने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकती थी, लेकिन यदि वह ऐसा चाहती तो उसने पहले ही अत्यधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं की होती। अपनी साधना का पुनर्निर्माण करना नक्स का कर्तव्य था, इसलिए वह इसे अपने प्रिय पति पर छोड़ रही थी। फिलहाल वह बस बैठ जाएगी, आराम करेगी और अपने पति के लौटने का इंतजार करेगी। उसके बाद उस पर कूद पड़ेगी। एक बिल्कुल अलग आयाम में एक लबादाधारी आकृति प्रकट हुई। उसके सामने एक विशाल भवन था। वह लबादाधारी आकृति अंदर चली गई। हवेली के अंदर लबादाधारी व्यक्ति ने एक और व्यक्ति को देखा जो अपने चेहरे पर एक सहज भाव के साथ बैठा था। उस व्यक्ति ने लबादाधारी व्यक्ति की ओर देखा और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। लेडी वायरियाना ने बस सिर हिलाया। फिर उसने आदेश दिया, दिव्य स्तर से नीचे के सभी साधकों को अपने गृहनगर लौटना होगा। अब समय आ गया है कि सोए हुए यर्नील को जगाया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1056। लेडी वायरियाना, आप नहीं कर सकते। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली। लेडी वायरियाना, आप नहीं कर सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 1056। लेडी वायरियाना, आप नहीं कर सकते। दिव्य स्तर से नीचे के सभी साधकों को अपने गृहनगर लौटना होगा। अब समय आ गया है कि सोए हुए यर्नील में कुछ बड़ा हंगामा खड़ा किया जाए। वायरियाना ने चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके बगल में खड़ा आदमी उसकी उत्तेजना को साझा नहीं कर सका, बल्कि उसने जो कहा उसे सुनकर आदमी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और लेडी वायरियाना, आप ऐसा नहीं कर सकती। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में वह भाव देखकर वह आदमी घबरा गया। वह जानता था कि वायरियाना अपने धैर्य के लिए नहीं जानी जाती। अगर वह उसे नाराज करता तो वह अपने जीवन को अलविदा कह सकता था, लेकिन वह आदमी अभी भी जीना चाहता था और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने आप को जितना संभव हो सका समझाया। ऑर्डर के सभी साधकों को यर्निएल भेजने से न केवल यर्निएल में भारी हंगामा मचेगा, इससे पूरा आदेश भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए कोई नहीं बचेगा। दिव्य अवस्था से नीचे के साधक भले ही मजबूत न हो, फिर भी वे अभी भी आदेश का हिस्सा हैं। उनकी उपस्थिति ही आदेश को चलाती है। यदि उन सभी को अचानक यर्निएल भेज दिया जाए तो ऑर्डर द्वारा किया जाने वाला हर काम रुक जाएगा, आदमी ने समझाया। हालांकि वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। और तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं जानता, लेकिन हम एक अलग आयाम में रह सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि पैतृक आदेश यर्निएल का एक हिस्सा है। यर्निएल के लोग नर्म पड़ गए थे, प्रतिस्पर्धा बासी हो गई थी। शीर्ष लोग शीर्ष पर ही बने रहे, जबकि कमजोर लोगों ने पहले ही अपनी स्थिति स्वीकार कर ली थी और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। हर शताब्दी में इस संघ में शामिल होने वाले साधकों की संख्या में गिरावट आ रही है। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि यर्निएल में किसानों की गुणवत्ता गिर रही है। इसे रोकने की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यर्निएल के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। शीर्ष अधिकारियों को यह एहसास होना चाहिए कि वे निरपेक्ष नहीं हैं, जबकि कमजोर लोगों को आगे आकर तब तक संघर्ष करना होगा जब तक वे मजबूत नहीं हो जाते। हमें उनमें ये तात्कालिकता की भावना पैदा करनी होगी। आदेश को यर्निएल में वापस लौटने की जरूरत है, वायरियाना ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके शब्दों के पीछे छिपी ताकत ने उस आदमी को अभिभूत कर दिया। ध्यान रहे, यह आदमी किसी भी दुनिया में कमजोर नहीं था। वह एक पूर्ण दिव्य अवस्था साधक था जो ऑर्डर की एक मूल्यवान संपत्ति था। यही कारण था कि वह जहां बैठा था वहीं बैठा था। उसके जैसा कोई व्यक्ति यर्निएल के सभी तथाकथित विश्व नेताओं को आसानी से कुचल सकता है, भले ही वे सभी एक साथ उसके पास आएं, और ऐसा करते समय उसे पसीना भी नहीं आएगा। हालांकि वायरियाना के सामने इस व्यक्ति को वह भय महसूस हुआ जो उसने कभी किसी दिव्य अवस्था साधक से महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि उच्च पदस्थों से भी, जिन प्राणियों को पूर्ण कहा जाता है, कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि वायरियाना की आभा उनसे भी बढ़कर है। लेकिन वायरियाना चाहे जितनी भी डराने वाली क्यों ना हो, वह जो मांग रही थी, वह आदमी ऐसा नहीं कर सका।
लेडी वायरियाना, भले ही मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आपको उच्च अधिकारियों को समझाने की जरूरत है। अगर वे इसकी अनुमति देते हैं तो मुझे खुशी होगी। इससे पहले कि आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, अंगूठी उसके गले में आ गई। वायरियाना की उंगली चमक उठी और आदमी की बड़ी बड़ी आंखों के नीचे वायरियाना के हाथ में एक लाल रंग का स्केल दिखाई दिया। गल्प। आदमी ने गला साफ किया। स्केल से निकलने वाली सघन ऊर्जा से खुद को स्थिर करने और बचाने के लिए उसे मन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदमी जानता था कि यह तराजू क्या है। पैतृक प्रतीक। उसने उनके बारे में केवल उच्च अधिकारियों से ही सुना था, लेकिन ये सोचना कि वह वास्तव में उनमें से एक को अपनी आंखों के सामने देख सकेगा। और सोचिए कि वायरियाना उनमें से एक पर कब्जा कर लेगी। वह आदमी एकदम हैरान होकर वायरियाना को देखता रहा। वह जानता था कि यह महिला दूसरों से अलग है, लेकिन ये सोचना कि वह किंवदंती से पैतृक प्रतीक ले जा रही होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिर यह कैसे संभव हुआ? एक दिव्य अवस्था साधक ऐसा कुछ कैसे ले जा सकता है? पैतृक प्रतीक आदेश में सर्वोच्च अधिकारी को दर्शाते हैं। एक बार प्रतीक दिखाए जाने के बाद इसे धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा कही गई किसी भी बात का पालन किया जाना चाहिए, कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों को भी दिए गए आदेशों को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई नहीं जानता कि पैतृक प्रतीक किसके पास हैं या वास्तव में कितने प्रतीक हैं। हालांकि एक बात तो तय है, वायरियाना द्वारा उसके सामने प्रतीकों में से एक को प्रकट करने के बाद उसे सीधे कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। ऑर्डर के कृषकों को 1 सप्ताह के भीतर अपने कुलों का पंजीकरण करवाना चाहिए। क्या ये स्पष्ट है? हाँ, जैसा आप आदेश दें, लेडी वायरियाना। आदमी ने अपना सिर झुका लिया। वायरियाना ने सिर हिलाया, प्रतीक को अपनी अजीब अंगूठी में वापस रखते हुए वह मुड़ी और फिर गायब हो गई। एक अलग स्थान पर प्रकट होकर वायरियाना क्षण भर के लिए रुक गई। मुझे पता है तुम यहाँ हो, बाहर आओ, उसने बोला। एक लबादा ओढ़े व्यक्ति वायरियाना की ओर चला आया। लबादा और मुखौटा पहनने का क्या मतलब है? मैं तो बस आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लबादा ओढ़े वह व्यक्ति बोल रहा था। उसकी आवाज़ इतनी कोमल और सुरीली थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे सुनकर घुटनों के बल गिर सकता था, लेकिन साथ ही उस महिला की आवाज़ में एक कर्कशता भी थी जो मोहक और रहस्यमयी दोनों थी। खैर, मजाक को छोड़ दें तो तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रही हो, भले ही मैं वास्तव में छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये काफ़ी बड़ा सुधार है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई है। तुमने एक बार फिर मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है, जैसी कि आप जैसे व्यक्ति से उम्मीद थी। महिला ने वायरियाना की आंखों में देखते हुए प्रशंसा की। हालांकि वायरियाना ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। वह किसी और से बेहतर जानती थी। यह महिला दोस्ताना व्यवहार कर रही थी और वायरियाना जानती थी कि वह एक ऐसी सहयोगी है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। हालांकि वायरियाना ये भी जानती थी कि उसे उसकी उन सम्मोहित करने वाली लाल आंखों में सीधे नहीं देखना चाहिए, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह उसके जितनी मजबूत न हो जाए, जो वह वर्तमान में नहीं थी। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। मुझे तो बस ये पता था कि तुम आओगे क्योंकि मैंने प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली अध्याय 1057। उन्हें रोको। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम भगवान प्रणाली उन्हें रोको एड्स बाय पब फ्यूचर 1057। उन्हें रोको। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। मुझे तो बस ये पता था कि तुम आओगे क्योंकि मैंने प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया था। वायरियाना बिना आंखें खोले बोली। उसे इस तरह व्यवहार करते देख महिला ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, तुम अब भी पहले की तरह ही सतर्क हो। मैं लापरवाह और मूर्ख बनने की अपेक्षा सतर्क रहना पसंद करूंगा। आपके हालिया कार्य आपके शब्दों से मेल नहीं खाते। ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़े कदम उठा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रतीक चिन्ह का भी उपयोग किया जा रहा है। मैंने केवल वही किया जो आवश्यक था, वायरियाना ने उत्तर दिया। ऑर्डर और यर्नियल के अंदर अराजकता पैदा करना आवश्यक था। क्या हमें मजबूत किसानों की जरूरत नहीं है? और तुम सोचते हो कि ऐसा करने से हमें मजबूत साधक मिलेंगे? लबादाधारी महिला ने अपनी भौहें उठाईं। मैं। वायरियाना ने सिर हिलाया। नक्श का चेहरा उसके दिमाग में आया और मुझे यकीन है कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। इतना अच्छा कि मैं पूरे ऑर्डर को हिला सकूं जैसा कि मैंने किया। लबादा और महिला कुछ देर तक वायरियाना को देखती रही, फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी लाल आंखें चमक उठीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये सब अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कर रहे हैं। वायरियाना के चेहरे पर उदासी छा गई। हे, ये सोचना कि तुम किसी खास व्यक्ति के बारे में इतनी उत्सुक हो सकती हो। मैंने ये भी सुना है कि तुमने हाल ही में एक शिष्य बनाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। लबादा और महिला ने ड्रैगन महिला की ओर देखा। और तुम बदल रही हो, वायरियाना। और सोचिए कि जब आप यर्नियल लौटेंगे तो ऐसा ही होगा। आप किसी बेहद दिलचस्प व्यक्ति से मिले, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए इतना दिलचस्प हो कि आप पूरे ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर सकें, ताकि आप उस खास व्यक्ति को और अधिक देख सकें। लबादा पहने महिला ने अनुमान लगाया।
ईमानदारी से कहें तो जिस तरह से वह एक के बाद एक बातें समाप्त कर रही थी, जबकि वायरियाना की आंखें बंद थीं और वह उसकी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, उससे ये समझा जा सकता था कि वायरियाना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। ये लबादा और महिला डरावनी थी। वह भले ही हल्के और चंचल लहजे में बात कर रही थी, लेकिन वह वायरियाना जैसी किसी महिला को खुली किताब की तरह पढ़ रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो कोई भी वायरियाना को जानता था उसे यह जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या ये शैतान है? अचानक लबादा पहने महिला ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायरियाना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तो यह वही है। लबादा और महिला को एहसास हुआ। खैर, उस आदमी ने एक अर्धसंत को हराया जबकि वह केवल एक महान ऋषि था। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि उसने आपका ध्यान क्यों आकर्षित किया है। मैंने ये भी सुना है कि अपने प्रतिद्वंद्वी से बचने के लिए वह युद्ध के बीच में श्वेत धुंध में बदल गया था। एक इनक्यूबस पिशाच की क्षमताओं का उपयोग कर रहा है। वास्तव में काफ़ी दिलचस्प है। वास्तव में आप अकेले नहीं हैं। ऑर्डर के कई लोगों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया है। कुछ लोग तो शैतान की पहचान की भी जांच कर रहे हैं। महिला ने टिप्पणी की और इस बार वायरियाना ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या? उसने लबादा और महिला की आंखों में देखते हुए कहा। महिला की आंखों में कौतूहल भरी चमक थी। ये देखकर कि वायरियाना आखिरकार उसकी आंखों में देख रही थी, वह इसे मनोरंजक मानने से खुद को रोक नहीं सकी। मेरे पास इसे बनाने का कोई कारण नहीं है ना? उन्हें रोको, वायरियाना ने आदेश दिया। क्यों? क्या समस्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे रुकें। शैतान की पहचान का पता लगाना कठिन नहीं था, विशेष रूप से ऑर्डर के लोगों के लिए, और एक बार जब उन्हें पता चला कि शैतान वास्तव में नक्स नाम का एक मानव है, तो उन्होंने नक्स को भी अकेला नहीं छोड़ा। हालांकि वे नक्स की मौजूदगी के कारण उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन अभी वायरियाना नहीं चाहती कि नक्स पर कोई नज़र रखे जब तक वह खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता। तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। तुम्हारे कारण मुझे ये काम क्यों करना चाहिए? महिला ने आलस से अपना शरीर तानते हुए कहा। मैं इसे आपका एक एहसान मानूंगी, वायरियाना बोली। ओह! महिला का चेहरा बदल गया। यदि मैं ऐसा करूं तो क्या महान वायरियाना मुझ पर एहसान करेगी? आप ये काम मुझसे कहीं अधिक कुशलता से कर सकते हैं। अब चीजें बदल जाएंगी। लबादा और महिला ने बुदबुदाया, फिर वह वायरियाना की ओर झुकी और तुम मुझे उस शैतान के बारे में और अधिक जिज्ञासु बना रहे हो, तुम्हें पता है। ये लगभग उस बिंदु पर है जहां मैं खुद जाकर सब कुछ जांचना चाहता हूं। जब मैंने कहा रुको, तो तुम्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वायरियाना पीछे नहीं हटी। टस्क, मौज मस्ती अपने तक ही सीमित रखना। कितना स्वार्थी। औरत ने नाक भान से कुड़ी। फिर वह पीछे हट गई और खैर, चिंता मत करो, मैंने लगभग कहा था। तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूं। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। महिला बोली। इस बार उसके स्वर में हमेशा की तरह चंचलता नहीं थी। वायरियाना ने यह देखा, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर क्या चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ भी महिला जैसी ही थी। नहीं, वास्तव में नहीं। सब कुछ नियंत्रण में है। आप अभी भी अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं, चिंता न करें। वायरियाना ने समझ में सिर हिलाया। वैसे भी मैं यहाँ केवल आपको याद दिलाने आया हूँ, हालांकि मुझे पता है कि आप ये पहले से ही जानते हैं। आपके प्रतीक के केवल 2 और उपयोग शेष हैं। उनका सावधानी से उपयोग करें। वे आपको नया नहीं देंगे क्योंकि वे उम्मीद करेंगे कि जब तक आपका प्रतीक अप्रभावी नहीं हो जाता, तब तक आप इतने मजबूत हो जाएं कि आपको उनकी ज़रूरत न पड़े। मुझे पता है। वायरियाना ने अपना सिर हिलाया। महिला मुस्कुराई, फिर वह रक्तधुंध में बदल गई और इससे पहले कि महिला पूरी तरह से गायब हो जाती, वायरियाना ने उसकी आवाज़ सुनी। यर्नियल में अपने समय का आनंद लें, आप इसके हकदार हैं। वायरियाना चुपचाप खड़ी रही और उस महिला ने जो कहा था उसके बारे में सोचने लगी, फिर उसने भी कंधे उचकाए और वहां से गायब हो गई। 2 सप्ताह बाद पूरा यर्नियल सदमे में था। एक ही दिन में लगभग 1000 नए कबीले उभरकर सामने आए थे। बेशक यह आश्चर्य की बात नहीं थी। अनगिनत लोग कबीले बनाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते थे, और हर दिन अनगिनत कबीले बनते और टूटते हैं। हालांकि ये 1000 कबीले अलग अलग थे। उन्होंने शीर्ष कुलों को चुनौती दी, केवल दिव्य अवस्था वाले साधक नेता वाले कुलों को ही बख्शा गया, बाकी को वे सभी पूरी तरह से पराजित हो गए। जो कबीले सबसे शक्तिशाली माने जाते थे और जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था, उन सभी कबीलों को कुछ नए कबीलों ने पराजित कर दिया। सबसे शक्तिशाली संतों को विशाल स्टेडियम में इधर उधर फेंका गया। वे बुरी तरह अपमानित हुए, लेकिन कुछ भी करने में असहाय थे। जिन प्राणियों के बारे में लोगों का विश्वास था कि वे अजेय हैं, उन सभी विश्वासों को इन नए कुलों और उनके कुल सदस्यों ने कुचल दिया। वायरियाना के आदेश से पैतृक आदेश के साधक चले गए, जिससे पूरे यर्नियल में अराजकता फैल गई। हालांकि एक्सीडोजेनेसिस का आधार शांत था। नहीं, वहां शांति की बजाय भयानक सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बड़ा होने वाला है। कभी कभी सामग्री छूट जाती है, कृपया समय पर त्रुटि रिपोर्ट करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन।
उपन्यास सर्वोच्च हरम देव प्रणाली अध्याय 1062। यदि आप चाहें तो मैं ड्रैगन हीरो को फिर से हरा सकता हूं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वोच्च हरम देव प्रणाली। यदि आप चाहें तो मैं ड्रैगन हीरो को फिर से हरा सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर 1062। अगर तुम चाहो तो मैं ड्रैगन हीरो को फिर से हरा सकता हूं। कानून की शक्ति, वह क्या है? नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। हे, नक्स की ओर देखते ही वायरियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने एक पल के लिए तुम पर विश्वास कर लिया था, तुम्हें पता है। हो सकता है कि आप ऐसा न दिखें, लेकिन आप मेरी सोच से कहीं ज्यादा सतर्क हैं। ये सोचना कि आप मेरे सामने इस तरह से अज्ञानी व्यवहार करेंगे। खैर, मुझे लगता है कि मैं भी आपके दृष्टिकोण को समझ सकता हूँ। ये वास्तव में अच्छी बात है कि आप इसके बारे में सावधान हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। तुमने वेडियर के साथ अपनी लड़ाई में कानून की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वैसा कुछ मूर्खतापूर्ण काम करो। क्या ये स्पष्ट है? भले ही तुम लड़ाई हार रहे हो, कानून की शक्ति का इस्तेमाल मत करो। वायरियाना ने चेतावनी दी, लेकिन फिर, लेडी वायरियाना, मैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप किस शक्ति की बात कर रही हैं। वरियाना ने नक्स को भावशून्य भाव से देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे ये सोचकर मूर्ख बना सकते हो कि यह कानून की शक्ति नहीं थी? नक्स, ये तथ्य कि तुम यहाँ मेरे साथ शांतिपूर्वक बात कर रहे हो और तुम्हारे पीछे हजारों की संख्या में अत्यंत शक्तिशाली साधक नहीं आ रहे हैं, यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और कानून की शक्ति को मुझसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अपने कानूनों को समझ लिया है। तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। मैं अपनी पत्नियों के नाम की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह कानून की शक्ति क्या है, नक्स ने कहा और उसने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ वायरियाना की आंखों में देखा और इस बार वायरियाना के हाव भाव बदल गए। वह भले ही नक्स को ज़्यादा नहीं जानती थी, फिर भी एक बात पर उसे संदेह नहीं था। यह आदमी अपनी पत्नियों से किसी और की तरह प्यार नहीं करता था। वह अपनी महिलाओं के लिए उतना ही पागल था जितना कि वे महिलाएं उसके लिए पागल थीं। वास्तव में कभी कभी वायरियाना को भी लगता था कि वह उन महिलाओं से भी ज़्यादा पागल था। नक्स कुछ भी कर सकता था, हालांकि वह कभी भी अपनी पत्नियों के नाम के साथ झूठ नहीं बोलता था। अगर तुम नहीं जानते कि कानून क्या होते हैं, तो तुमने वेडियर के खिलाफ लड़ते समय उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया? मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए स्पाइक्स को भी छुआ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें निश्चित रूप से कानून की शक्ति समाहित है। अगर ऐसा नहीं होता तो वे चीज़ें वेडियर के तराजू को भेद नहीं पाती। वायरियाना ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सवाल किया। स्पाइक्स? हाँ, युद्ध के बीच में आपने उन स्पाइक्स की ताकत बढ़ाने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल किया, क्या वह वही नियम नहीं था जिसका आप अभ्यास करते हैं? और देखने से यह मेरे द्वारा अभ्यास किए जाने वाले नियम से काफ़ी मिलता जुलता है। केवल अंतर यह है कि मैं जिस नियम का अभ्यास करता हूं वह मेरे प्रति संरेखित है, जबकि आपका नियम दूसरों के प्रति संरेखित है ना? लेडी वायरियाना, जैसा कि मैंने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कानून क्या होते हैं। बेशक, नक्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह महिला किस बारे में बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायरियाना चुप हो गई। यह आदमी, आखिर वह किस प्रकार का राक्षस था? सबसे पहले, वह कानून की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था जब वह मुश्किल से एक अर्धसाई था। नहीं, उस समय वह एक महान ऋषि था। ऐसा कुछ जो तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि आप एक संत न हो। अब वह उसे बता रहा था कि उसने उस शक्ति का प्रयोग किया, बिना ये जाने कि वह क्या थी। क्या इसका क्या मतलब होता है? उसने ये समझने में सदियां बिता दी कि यह शक्ति क्या है, और इसका उपयोग करना तो दूर की बात है, फिर भी एक मात्र 70 वर्षीय लड़का इसका उपयोग कर रहा था और उसे इसका एहसास भी नहीं था। आखिर इस कमीने ने अपने शरीर में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा रखा है? वायरियाना ने मन ही मन सोचा जब उसने नक्स को देखा जो चेहरे पर शिकन लिए उसे घूर रहा था। बेशक, नक्स के दिमाग में अपने ही सिद्धांत थे। कानून की शक्ति, वह नहीं जानता था कि यह क्या है, हालांकि उसे एहसास हुआ कि इसका डार्क एमेथिस्ट से कुछ लेना देना है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वान ने डार्क एमेथिस्ट में से कुछ को बुलाया। फिर वह वायरियाना की ओर मुड़ा और सवाल किया, क्या आप इसी कानून की शक्ति की बात कर रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर वायरियाना एक बार फिर आश्चर्यचकित हुई। नक्स द्वारा बुलाए गए स्पाइक को छूते ही उसका हाथ हिल गया और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कानून की शक्ति गायब हो गई। आपकी क्षमता की ताकत में वृद्धि अस्थायी नहीं थी, आपने इसे स्थायी रूप से किया है। वायरियाना ने नक्स को घूरते हुए टिप्पणी की। कानून नक्स अभ्यास कर रहा था। यह उससे भी अधिक भयानक था जितना उसने सोचा था। नक्स के नियम ने उसे अपनी क्षमता की ताकत को स्थायी रूप से बढ़ाने की अनुमति दी। ये कैसा बेतुका कानून था? शक्ति का ये स्तर। वायरियाना को संदेह था कि क्या दिव्य अवस्था के साधक भी ऐसी शक्ति धारण करने में सक्षम होंगे। उनके शरीर में नक्स ये कैसे कर रहा था? क्या यही वह रहस्य था जो वह छुपा रहा था? वायरियाना नक्स को घूरती रही। लेडी वायरियाना, नक्स ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वायरियाना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। यदि आप कानूनों के बारे में नहीं जानते तो आपने अपनी क्षमता की ताकत कैसे बढ़ाई?
वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं, नक्स को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह सिस्टम के अस्तित्व का खुलासा नहीं कर सकता था और वायरियाना की अभिव्यक्ति कितनी गंभीर थी, उसे पता था कि वह इस बातचीत से बाहर नहीं निकल सकता। वायरियाना की आंखों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह जवाब चाहती थी, ईमानदार जवाब। मैं ऐसी शक्ति के साथ पैदा हुआ था। नक्स ने अर्धसत्य दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। क्या? वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब से मैंने साधना शुरू की है, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक क्षमता है। मैं अपनी कुछ क्षमताओं की ताकत को स्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम हूँ। बेशक मैं इसे अनंत काल तक नहीं कर सकता, इसमें कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन हाँ, मेरे पास अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का एक तरीका है। नक्स ने समझाया। क्या अपनी क्षमता की ताकत बढ़ाने से आपको किसी भी तरह से नुकसान होता है? वायरियाना ने पूछा। नहीं, नक्स ने अपना सिर हिलाया। वायरियाना ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर की चीज़ फिलहाल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है। मेरे शरीर के अंदर की चीज़? नक्स, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम दूसरों से अलग हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। दरअसल आपको ये जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यह चीज़ क्या है और यह कैसे काम करती है। या हो सकता है आप पहले से ही जानते हों कि यह क्या है और आप अपने रहस्य मुझे बताने को तैयार नहीं हैं। वायरियाना ने नक्स की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं दूसरों से अलग हूं, हालांकि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। मैं सोचता था कि यह सिर्फ मेरा खून है। मैं एक अनाथ हूं, मेरे माता पिता का मूल अज्ञात है। इसका आपके रक्त से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में आपके रक्त का स्तर औसत माना जा सकता है। मैं निश्चित रूप से आपके मानव रक्त के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि आपके शरीर के अंदर की चीज़ उस औसत दर्जे के रक्त को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देती है और आपको उस सीमा तक धकेल देती है जहां तक आदिम रक्त वाले प्राणियों के लिए भी पहुंचना मुश्किल होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह चीज़ क्या है। वायरियाना ने टिप्पणी की, उसकी आंखें तीव्र जिज्ञासा से चमक रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्स का दिल धड़क उठा। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं था कि वह वायरियाना की खूबसूरती से हैरान था, बल्कि नक्स इस समय अपनी जान की दुआ कर रहा था। वायरियाना की आंखें उसे उन आंखों में दिखने वाली नज़ाकत पसंद नहीं आई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भूखे शेर के सामने भाप से भरा हुआ मेमना खड़ा है जो बिना किसी प्रतिरोध के निगल जाने का इंतजार कर रहा है। उसे भयभीत होते देख वायरियाना को एहसास हुआ कि वह अनजाने में जो आभा छोड़ रही थी वह नक्स पर हावी हो रही थी। उसने खुद को रोका, फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने नक्स की ओर देखा और, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें काटने की योजना नहीं बना रहा हूँ। नक्स मंद मंद मुस्कुराया। फिर भी हो, माथे पर ठंडा पसीना लिए उन्होंने कहा। वायरियाना ने बस आह भरी। उसे एहसास हुआ कि उसका छात्र कितना सही था। नक्स से उसकी जो भी उम्मीदें थीं, यह आदमी उन सभी को पार करने वाला था और उसे बार बार आश्चर्यचकित करता रहेगा। ये लगभग निराशाजनक है। वायरियाना ने अपनी आंखें सिकोड़कर नक्स को घूरा। हालांकि उसके दिल में कोई था, वह वास्तव में इसका इंतजार कर रही थी। वह उत्सुक थी कि दिव्य मंच पर कदम रखने के बाद नक्स कितना मजबूत होगा। क्या वह उसे हरा पाएगा? वायरियाना ने एक संभावना के बारे में सोचा। यद्यपि वायरियाना को इस पर संदेह था, परंतु कहीं न कहीं उसके दिल में यह बात थी कि यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा। ये सब सोचते हुए वायरियाना के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। फिर उसने नक्स की तरफ देखा और, वैसे भी अपनी क्षमताओं की ताकत बढ़ाने के लिए आपकी वह शक्ति अन्य साधकों के सामने इसका उपयोग नहीं करती, क्या ये स्पष्ट है? मैं इसे ध्यान में रखूंगा। नक्स ने सिर हिलाया और आगे से युद्ध के बीच में अपनी क्षमताओं को उन्नत न करने की बात कही। अच्छा, वायरियाना ने सिर हिलाया, फिर वह मुड़ी। लेडी वायरियाना, ये देखते हुए कि वह लौटने वाली थी, नक्स ने आवाज लगाए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भी वापस ले जाऊं? नहीं, ये बात नहीं थी। मैं आशा कर रहा था कि आप मुझे लॉस के बारे में और अधिक बता सकेंगे। नक्स बोला। वह यह मौका नहीं छोड़ सकता था। ये कानून कुछ ऐसे थे जिनके कारण वायरियाना ने ऐसा व्यवहार किया। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे उसे नज़रअंदाज करना चाहिए था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी सिखा दूं? इसमें कुछ समय लगेगा, तुम्हें पता है। वायरियाना ने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा। आह, तो फिर रहने दो, मैं तुम्हें बाद में परेशान करूंगा। नक्स तुरंत पीछे हट गया। अभी उसके पास करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण काम थे। मैं बाद में उपलब्ध नहीं रहूंगी, वायरियाना ने टिप्पणी की। नक्स हंसा। कृपया मुझे इस तरह से तंग न करें, लेडी वायरियाना। अगर तुम चाहो तो मैं ड्रैगन हीरो को फिर से हरा सकता हूँ। वायरियाना जोर से हंस पड़ी। नक्स मुस्कुराया, फिर उसके पीछे एक पोर्टल बन गया। फिर नक्स ने वायरियाना की आंखों में देखा और, मैं अब विदा लेता हूँ, लेडी वायरियाना। अपना ख्याल रखना। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।